Hello dear students, today we are discuss about a very important topic which contain approx 10 marks. एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो कई 5 से 10 नंबरों का आता है। यहाँ आपको शो हो रहा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट के बेटा नोट्स हैं, इस वजह से इकोनॉमिक की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। राइट स्पेलिंग इज ECO, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हर साल एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन जो है ज़रूर 10 नंबर का आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपके वरीयस एग्ज़ाम, जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पोर्शन पे से लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको इस चैप्टर की और इस पार्ट की जानकारी है तो टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आधुनिक जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हम देखते हैं खाद्य आपूर्ति, खाद्य की मांग बढ़ी, चिकित्सा सेवाएं और सुलभ हुई। इनके निवारण हेतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक मील का पत्थर साबित है। सोचिए, इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनता है उसका आर्टिफिशियल फॉर्म हम यहाँ पर कहते हैं ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है? थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेस्ट ऑफ दिस इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो आज के टाइम पे जो भी डेयरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी एंजाइम्स बन रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल मटेरियल बन रहे हैं, लाइक एथेनॉल, अल्कोहल, मेथेनॉल एक्सेट्रा, ये जो सारे पदार्थ, सिट्रिक एसिड, ये जो पदार्थ बन रहे हैं वो सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी आज के युग में हर क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो रसायन का उत्पादन का क्षेत्र हो, या विभिन्न उद्योग हों। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग। पहले हम शॉर्टली ले रहे हैं, इन्हें समझिएगा बेटा, उसके बाद हम इसके डिस्क्राइब करेंगे। 2 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा आपका। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन। हम जानते हैं कि आज के युग में इलाज बहुत सुलभ हो गए हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आज हम कई पदार्थों को आसानी से बना सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, सम टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, एल्केलॉइड्स, विटामिन्स, इंटरफेरॉन, हार्मोन, वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल ड्रग्स। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आपके दिमाग में एक हल्का सा ब्लिंक कीजिएगा, चिकित्सा, जब मेडिसिन की बात आती है तो मेडिसिन से संबंधित सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर डालना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, एंटीबायोटिक, एंजाइम, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स, एल्केलॉइड्स, विटामिन, इंटरफेरॉन, हार्मोन, वैक्सीन और मोनोक्लोनल मेडिसिन। इनमें सभी के बारे में आप लगभग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, खाद्य और कृषि के रूप में। खाद्य और कृषि के रूप में जब बात आती है तो हमने सुने हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, एक पादप जिस पे बैंगन, टमाटर, आलू तीनों आ रहे हैं। दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसके अलावा अगर हम कहें, आज के पादप जो हैं स्वयं प्रतिरक्षी होते हैं। उनमें हर्बिसाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें बैक्टीरियासाइड्स प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें वायरस रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, सम स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स। अभी हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा अगर ये टॉपिक आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया
तो आने वाले जो फर्दर एग्ज़ाम होंगे फ्यूचर में, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इन 2 लेक्चर में से। नेक्स्ट, स्ट्रेस टॉलरेंट रेजिस्टेंट प्लांट, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन और डेयरी उद्योग। ऊर्जा के क्षेत्र में इथेनॉल का निर्माण, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल और बायोगैस का प्रोडक्शन भी आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सीधा सा लीजिएगा, सूक्ष्म जीवों का या उनके डीएनए खंडों का अगर हम मानव हित में उपयोग लें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन, जंतुओं के क्षेत्र में अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आज हम जो देखते हैं आईवीएफ, और ह्यूमन बींग्स में भी संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही सरल और सुलभ साधन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी जानते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन विच फर्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन्को माउस, जिसके ऊपर सारे के सारे कैंसर के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑन्को माउस। नेक्स्ट, वातावरण के संबंध में, वातावरण से रिलेटेड यदि हम बात करें तो वाहित मल के उपचार में जो सीवेज ट्रीटमेंट आज किया जाता है, हम जानते हैं माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, और वो माइक्रोब्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होते हैं। बंदरगाहों पर जो तेल फैल जाता है उसका निस्तारण में भी माइक्रोब्स का ही उपयोग लिया जाता है, और आज के युग में तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स बना लिए गए हैं जो प्लास्टिक का भी निस्तारण करें, प्लास्टिक को खा जाते हैं, तो प्लास्टिक का डिग्रेडेशन कर देते हैं जल्दी ही। तो इस तरह के उपयोग किए जा रहे हैं और निर्मित हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले हम लेंगे, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है हार्मोन के निर्माण। हार्मोन के निर्माण आप देखेंगे, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में हार्मोन के निर्माण। हार्मोन हम जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा हार्मोन था वो था आर्टिफिशियल हार्मोन ह्यूमुलिन, यानी डायबिटीज के उपचार के लिए जो निर्मित किया जाता है ह्यूमुलिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ह्यूमुलिन किस प्रकार से बीटा सेल्स द्वारा निर्मित होता है, कौन सी कंपनी द्वारा। आरपीएफ फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एली लीली कंपनी द्वारा इस हार्मोन का निर्माण सर्वप्रथम किया गया, जिसे कृत्रिम हार्मोन ह्यूमुलिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं HCG, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका निर्माण इस्चीरिशिया कोलाई द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग काय में है, बोनेपन के उपचार में। नेक्स्ट बोवाइन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। बोवाइन एक नाम ही आप देखिएगा, बोवाइन का मतलब है जुगाली करने वाले, यानी जो शाकाहारी जंतु हैं उनके द्वारा ये हार्मोन निर्मित होता है। BFH के रूप में जाना जाता है, बोवाइन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटो यानी काय की वृद्धि में, तो दैहिक वृद्धि हेतु यह एक आवश्यक हार्मोन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेरॉन। व्हाट इज इंटरफेरॉन? मैं अगर आपसे पूछूं इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन आप देखिएगा, जब भी आपकी बॉडी पर कोई वायरस अटैक करता है, अभी कोरोना काल का टाइम है, तो जब ये वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी प्रतिरक्षा के फलस्वरूप हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये एंटीबॉडीज कुछ लंबे समय तक हमारे शरीर में स्थिर रहते हैं। यदि इसी वायरस ने दोबारा हमारे शरीर पर अटैक किया तो वो एंटीबॉडीज यहाँ पर आकर के उससे सुरक्षा प्रदान होती है। इसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। देखिएगा, आक्रमण के फलस्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यह निर्मित एंटीबॉडी जीव की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये एंटीबॉडी शरीर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। यदि शरीर पर वायरस दोबारा आक्रमण करता है तो पूर्व निर्मित एंटीबॉडी
वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। दीज आर नोन एज इंटरफेरॉन। ओके, नेक्स्ट वन इज वैक्सीन। वैक्सीन, वैक्सीन नाम से देखिए, वैका, वैक्सीन मीन्स वैका, वैका यानी गाय। यानी हम यहाँ पर कहें सबसे पहले जो टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, वो किसके द्वारा? वैका के द्वारा। गाय में, गाय के को इंटरमीडिएट बनाकर आविष्कार किया गया, तो उसका नाम ही रख दिया वैक्सीन। वैका लैटिन वर्ड है गाय। रेबीज के टीके का आविष्कार किया था इन्होंने। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम जानते हैं विभिन्न टिटनेस, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पॉक्स और अभी जो चल रहा है कोरोना, उसकी भी वैक्सीन आएगी। तो इन वैक्सीन का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही किया जाता है। आप सोचिए बेटा कि किसी कोशिका में कुछ प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा है, उस प्रतिरक्षी से रिलेटेड जो डीएनए है, उस डीएनए खंड को आइसोलेट किया जाएगा। उस डीएनए खंड को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करके, प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र करके काइमेरिक डीएनए का निर्माण किया जाएगा। उसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुगुणन किया जाएगा। फिर बायोरिएक्टर में रखकर उनसे इस प्रकार के वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक के निर्माण। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम जानते हैं क्या होता है। कोई भी सूक्ष्म जीव के प्रति यदि कोई दूसरा सूक्ष्म जीव उसका विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, तो वो एंटीबायोटिक कहलाता है। एंटीबायोटिक की सबसे पहली खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने पेनिसिलिन नामक जो कवक है उसके द्वारा देखा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को वो रोक रही है, उसकी वृद्धि को रोक रही है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज इस प्रकार से हुई और ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आज भी सबसे प्रबल एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है। तो एंटीबायोटिक आप जानते हैं, हम जरा सा भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक लिख दिया, मुझे खांसी है, एंटीबायोटिक। कभी गौर कीजिएगा, जब आपको कफ और कोल्ड होता है इजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। तो दीज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के पीछे आप सीधा सा समझ जाएंगे, मार्केट में जितनी भी मेडिसिन मिलती है उनके पीछे यदि माइसिन लगा हुआ है तो वो एंटीबायोटिक में ही काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन, लेड्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन, एक्सेट्रा। These are some common examples of antibiotics which are present in local areas, जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये वो हैं। ये सब किससे प्राप्त की जाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ओके बेटा, मार्केट में जो है लगभग 18 प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं। उनमें से 8 एंटीबायोटिक्स का हम बहुत ही प्रबल रूप से उपयोग लेते हैं, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एक एंटीबायोटिक आप देखिए बेटा, हिरुडीन का निर्माण फेगरोमाइफिटिस कवक से किया जाता है। फेगरोमाइफी यानी यीस्ट, यीस्ट कवक से जो है हिरुडीन नामक बहुत इम्पोर्टेंट का निर्माण किया जाता है। हिरुडीन हेपेटाइटिस के उपचार में अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन के निर्माण। विटामिन्स हम जानते हैं कि आजकल जो मेडिसिन हमें प्रोवाइड होती है, उन मेडिसिन में शक्ति के रूप में हमें विटामिन की आवश्यकता होती है और विटामिन प्रीकर्सर का कार्य करते हैं। ये प्रीकर्सर जो आपके ये विटामिन जो हैं विभिन्न एंजाइमेटिक जो मैकेनिज्म होते हैं, उन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को रैपिड रिएक्शन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सर्वप्रथम एस्कॉर्बिक एसिड का निर्माण किया गया। औद्योगिक स्तर पर डी सार्बिटोल का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें यहाँ पर तो एसिटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर जीवाणु द्वारा कई विटामिन का निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं बेटा, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स को यदि हम देखें तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स हम जानते हैं, मार्केट में आप स्टीरॉइड का नाम आते ही आप चौंक जाते हो। आजकल मेडिसिन के रूप में जो दिया जाता है, अगर कोई मेडिसिन आपको दी जाती है और एक दिन में असर होता है तो इसका मतलब उस मेडिसिन में कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स हैं। दीज स्टीरॉइड्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दीज हैव कैंसरोजेनिक प्रॉपर्टीज। इनके द्वारा शरीर को बहुत नुकसान होता है, तो स्टीरॉइड से बचना चाहता है। जो बॉडी बिल्डर्स जो मोस्टली होते हैं वो स्टीरॉइड्स का बहुत उपयोग करते हैं, जिसकी फॉर्म में हम कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में वो प्रोटीनेक्स वगैरह कुछ पाउडर्स लेते हैं, वो दीज आर स्टीरॉइड्स। तो ये स्टीरॉइड्स जो हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनसे बचिए। बट ये लाइफ सेविंग ड्रग भी कहलाता है। जब भी कभी कोई भारी विपदा आती है शरीर पर या कोई बीमारी होती है तो बचाने के लिए, तुरंत बचाने के लिए पेशेंट को स्टीरॉइड्स ही दिए जाते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का निर्धारण स्टीरॉइड्स द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में यदि हम कहें, हमारी किडनी के नीचे जो भी हार्मोन फैक्टर्स होते हैं, दीज आर स्टीरॉइड्स नेचर, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दीज नेचर इज स्टीरॉइड नेचर। बिसाइड दीज प्रोटीन नेचर, यानी किडनी के ऊपर वाले सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के, उसके नीचे वाले जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो स्टीरॉइड नेचर के होते हैं। और स्टीरॉइड नेचर यानी ये उत्तेजक होते हैं। अगर आपने सुना हो कि सलमान खान उस ज़माने में बहुत उग्र था, एक टाइम था जब उसने काफ़ी उग्र हुआ करता था क्योंकि वो स्टीरॉइड्स का उपयोग करता था। आज भी बॉडी बिल्डर्स मोस्टली बहुत सारे स्टीरॉइड्स का उपयोग करते हैं। सभी हार्मोन का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। स्टीरॉइड्स का उपयोग गर्भ निरोधक एवं अंग प्रत्यारोपण में भी किया जाता है। बेटा जो ये मोस्टली जो पाइल्स जो दी जाती है, माला डी वगैरह, इन सभी में जो है इन स्टेरॉइड्स का ही उपयोग किया जाता है। इन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स की एक बैलेंस मात्रा का उपयोग किया जाता है जो कि गर्भ निरोधन का कार्य करती हैं। इसके बाद आ जाता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंतर्गत सामान्य जीनों को स्वस्थ जीनों द्वारा असामान्य जीनों को स्वस्थ जीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया था बट वो सार्थक नहीं हो पाया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आनुवंशिक बीमारियों का उपचार इसके द्वारा संभव है। ओके, नेक्स्ट डीएनए जीन क्लिपिंग। ये एक विशेष प्रकार का डीएनए है जिसे ठोस आधार पर तैयार किया जाता है। बहुत ही माइक्रो फॉर्म में ये होता है एवं इस डीएनए को शरीर में स्थानांतरित किया जाता है जिससे किसी रोग या विकार का पता लगाया जा सकता है। इसे जीन क्लिप चिप या डीएनए चिप के रूप में जाना जाता है। भविष्य में ये तकनीक जो है बहुत ही कारगर साबित होगी कि आपको होने वाले रोग का पता लग जाएगा। नेक्स्ट फिंगरप्रिंटिंग। इसकी खोज एलेक जेफरी द्वारा की गई थी फिंगरप्रिंटिंग की। भारत में इसका सर्वप्रथम उपयोग प्रोफेसर लाल सिंह हैदराबाद में किया गया था। ओके बेटा, नेक्स्ट इज जीन मैपिंग। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के रूप में ही यहाँ पर HGP, यह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जूलॉजी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव जाति के आनुवंशिक सुधारों हेतु उसमें पाए जाने वाले सभी गुणसूत्रों एवं जीनों का अध्ययन किया गया और उनके द्वारा नियंत्रित अभिक्रियाओं का पता लगाया गया। ये इसके अंतर्गत था। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम कृषि से रिलेटेड और शेष लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।